Namaskar. Myself, Professor Jaimala, Department of Mathematics, Chaudhary Charan Singh University, Meerut. Today, in my lecture series on mechanics, I'll continue my previous topic, which was constants and constant motion. And in this part, I'll cover some concepts like the configuration space, degree of freedom, and generalized coordinates. As I told in the previous lecture that no particle or no object is free to move in the space. There are certain restrictions which may be produced due to the surface or the curve of contact or by any other reason, and because of that there are certain restrictions which are expressed in terms of mathematical equations. Now the advantage of these constraints is that these help in simplifying the mechanical problems. The process will be discussed later, that how these constants are helpful in reducing the number of parameters, the number of variables. For example, if I talk about the simple pendulum, तो simple pendulum में क्या होता है कि एक plane में वो move करता है और दो variables x और y, हम कह सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि दो वेरिएबल्स x और y होते हैं जो उसके मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं. Now the advantage of constant motion is that there is a constant x square plus y square is equal to square of the length of the string. तो जो ये एक रिलेशन है x, y और l के बीच में, इससे ये एडवांटेज होता है कि आप x और y जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो. यानी कि आपका जो मैकेनिकल जो सिस्टम है, जो आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, दैट will depend upon only one parameter. तो दो से एक हो गया पैरामीटर, सिंप्लीफाई हो गया. ये एक एडवांटेज होता है कांस्टेंट मोशन का, कांस्टेंट्स का, यदि कांस्टेंट्स प्रेजेंट है तो. इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो कांस्टेंट्स है उनका एडवांटेज कैसे हुआ. अभी जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बातें करेंगे वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं विच इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. थोड़ा सा ध्यान से इसे समझिए कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से हमारा क्या मतलब है. देखिए, हम एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की. ठीक है. अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये होगा कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, 3, 4, 5 और ऐसे करके करीब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास. ठीक. अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं और ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, अगर मैं किसी रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर कहती हूँ r1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं r1 को लिखूंगी, r1 इज अ फंक्शन ऑफ x1, y1, z1. x, y, z रेफरेंस फ्रेम हमने लिया, तो उसमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, r1 के कोऑर्डिनेट्स, वो किसके रूप में होंगे, x1, y1 और z1 के फॉर्म में होंगे. ठीक है. मैंने कहा कि नहीं, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो x1 है इसको मैंने रिप्लेस किया x1 से, y1 को रिप्लेस किया x2 से और z1 को रिप्लेस किया x3 से. तो इसकी फॉर्म क्या बन गई, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3. ठीक है. इसी तरह से अब दूसरा पार्टिकल ले लीजिए, सपोज दिस इज r2 और इसका ये पोजीशन वेक्टर है r2 विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन. तो नेचुरली जो r2 है दैट विल again be described with the help of 3 coordinates because it is located in a 3-dimensional space. So r2 will be a function of x2, y2 or z2.
ये जो x2 है इसका इस x2 से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो हम नोटेशंस दे रहे हैं केवल। यहाँ पर हमने फिर कहा कि ये जो x2 है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया x4 से, y2 को रिप्लेस कर दिया x5 से, और z2 को रिप्लेस कर दिया x6 से, ठीक। तो यानी R2 किस किस का फंक्शन आ गया, x4, x5 और x6 का फंक्शन आ गया। यहाँ पर हम साथ में एक और चीज भी कर सकते हैं कि ये जो आपका पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास कितना है, m1। तो मैंने ये कहा कि मैंने इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिया m1, फिर m1 के ही कॉरस्पॉन्डिंग एक लिया m2 और एक और m1 के कॉरस्पॉन्डिंग लिया m3, ठीक। क्योंकि यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये हमने ऐसे ही सिंपल एक एजम्पशन ले लिया कि m1 इक्विवेलेंस m1 m2 m3 से है, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे कि हम एक mi लिखेंगे, mi माने सफिक्स i लगाएंगे, i इज इक्वल टू 1 के लिए उसकी वैल्यूज होंगी, 2 के लिए वैल्यूज होंगी, तो वो वैल्यू इस तरह से देंगे कि ये 3 बार m1 m2 m3 जो होगा वो m1 को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, जब आगे हम यूज करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इस ऐसे ही जब यहाँ पर आएंगे तो नेचुरली R2 पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास है m2, इसका मास है m1, ठीक। तो हमने कहा कि नहीं, m2 है m4, फिर से m2 है m5 और m2 है m6। तो आप देख रहे हो ये भी 6 तक पहुंचेगा, तो ये भी 6 तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मुझे एक सिमेट्री लानी है, जस्ट इस वजह से हम इस m को लिख रहे हैं। अब लाइकवाइज R3 जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने चेंज कर दिया और वो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x7, x8 एंड x9। So finally what will happen for the nth particle, that this Rn will be a function of x 3n minus 2, x 3n minus 1 and x 3n, ठीक है। ये हो गई nth इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे n पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को यदि मुझे एक लोकेशन देनी है तो मुझे एक ऐसा स्पेस ढूंढना है, एक ऐसा स्पेस बनाना है जिस स्पेस में मैं है तो n पार्टिकल्स, लेकिन उनको सिंगल पोजीशन दे पाऊं। वैसे तो ये सिंगल नहीं है पोजीशन, ये कई सारी पोजीशंस है। ये जो आपका पार्टिकल है, आप ये देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल है वो ये पूरा मिला के पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो ये इतनी जगह घेरे हुए, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ कि ये ऐसे ना हो, बल्कि मेरे को एक ऐसा स्पेस मिल जाए जहां पर मैं सिंगल पार्टिकल की तरह से दिखा पाऊँ। तो हमने एक नया स्पेस यहाँ पे डिफाइन किया, और वो स्पेस क्या डिफाइन किया, नया स्पेस हमने कहा उस स्पेस को कि let us define a space, say x, कुछ नाम दे दीजिए इसका, such that at a time the position of n particles of a system may be represented by 1 point, ठीक है। क्या कहा है यहाँ पर हमने, एक स्पेस x ऐसा डिफाइन किया कि किसी टाइम पर यदि मैं पोजीशन देखना चाहूँ n पार्टिकल्स की, जो n क्या पार्टिकल्स है, एक सिस्टम के पार्ट है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ केवल सिंगल पॉइंट से, ऐसा एक मैंने स्पेस डिफाइन किया। तो मैंने x को डिफाइन किया, x में कैसे मेंबर्स है, x है सच दैट x बिलोंग्स टू r रेज टू द पावर 3n। क्यों? क्योंकि इस x में
जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हैं, x1 से शुरू हो रहे हैं, x2 xi कोई पार्टिकल ith i+1 एंड देन लास्टली x3n। ये एक मैंने सेट डिफाइन कर दिया। तो ये एक स्पेस मैंने डिफाइन किया where each point is determined by n 3n coordinates. So it is a space where each point is determined by 3n coordinates, 3n coordinates। और ये 3n coordinates क्या है, these are position coordinates। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, 3n coordinates which are position coordinates। तो ये जो सेट है, ये जो सेट है या जो स्पेस है जिसमें सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल को एक पोजीशन दी जा सकती है, सिंगल पोजीशन दी जा सकती है, ये कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो दिस X is कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। फिर से देखिए, आपका एक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स के जो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उन सब का अपना अपना एक पोजीशन होगा किसी टाइम पर किसी स्पेस में। उस स्पेस में क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, हर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें। तो ऐसे करके कुल मिलाकर के हमारे पास कलेक्शन हुआ 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का। तो हमने उन सारे कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर दिया, एक नए कोऑर्डिनेट्स के रूप में डिफाइन कर दिया और एक ऐसा स्पेस डिफाइन किया कि जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दोज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पॉइंट, देयर पोजीशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पॉइंट। और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह का जो स्पेस डिफाइन किया जाता है, जो जिसका कोई भी एक पॉइंट अगर आप उठाओ, उसका कोई भी एक मेंबर उठाओ, तो वो किसी टाइम पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पोजीशन को बताता हो विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल पॉइंट, देन दैट टाइप ऑफ स्पेस इज कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की, वो ये होती है कि जब आप किसी दूसरे टाइम पर, किसी और इंस्टेंट पर ये देखना चाहोगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहाँ चला गया है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो फिर से वो एक पॉइंट मिलेगा। फिर आप किसी इंस्टेंट पर देखोगे फिर से एक पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टाइम एंड दैट स्पेस। इसीलिए वो एक कंटिन्यूस ट्रेजेक्टरी, एक कंटिन्यूस पाथ डिस्क्राइब करता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का कंसेप्ट हुआ, जिसको हम अभी आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। होता क्या है कि जब हमारे सिस्टम में कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, तो उन कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, कॉन्स्टेंट्स की वजह से नहीं बल्कि जो हमारे सिस्टम जिन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम किसी अपने मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, वो सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे मैंने पेंडुलम की बात की थी, तो यदि मैं सिंपल पेंडुलम लूँ, तो सिंपल पेंडुलम में हमने ये लिखा था x² + y² = l², अगर ये l है तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कौन हुए, x और y, जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एल तो फिक्स है, लेकिन ये जो एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। एक्स और वाई की एक इक्वेशन है हमारे पास। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो उससे काफ़ी मैकेनिकल सिस्टम्स को जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो बहुत हेल्प मिल जाती है, हम मैथमेटिकल टूल्स लगा पाते हैं, इंडिपेंडेंसी के टूल्स।
तो ये और एक और प्रॉब्लम आती है जब हम कांस्टेंट मोशन की स्टडी करते हैं कि जो कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं वो कांस्टेंट फोर्सेस अननोन्स की तरीके से होती हैं। उन कांस्टेंट फोर्सेस को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते अलग से, वो हिडन होती हैं। वो हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई होती हैं उनमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दो तरीके की समस्याएं आती हैं जब हम कांस्टेंट मोशन पढ़ते हैं या कोई भी मोशन जब कांस्टेंट होता है। पहली बात, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। दूसरी बात, जो फोर्सेस होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ अननोन्स होती हैं, वो डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। अब इसमें जो पहली वाली समस्या है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि हमारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, इस वाली समस्या को कैसे हल किया जाए। सबसे पहले हमने ये कहा कि जो कांस्टेंट मोशन है वो प्रेजेंट्स डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक, ये एक समस्या है। इसको हल करने के लिए हम ये कहते हैं कि यदि हमारी कांस्टेंट्स हॉलोनॉमिक हो तो इस परेशानी को हल किया जा सकता है by introducing a special type of coordinates which are called generalized coordinates. तो ये समस्या कैसे हल होगी? by introducing special coordinates which are independent. हम इस तरीके के एक डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट्स जो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और उन कोऑर्डिनेट्स का ही नाम हम देते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। इनकी डेफिनेशन क्या बनी फिर? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर minimum number of independent coordinates which are sufficient to describe a mechanical system without violating the constant. इसमें constant भी violate नहीं होनी चाहिए, constant satisfy होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए और साथ में कोऑर्डिनेट्स काफी हो, वो sufficient हो to describe a mechanical system. This is the definition of generalized coordinate. इन generalized coordinate को हम इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि आपके जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उस न्यूटोनियन मैकेनिक्स कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स के लिए ही लिमिटेड है। कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ही वो मैकेनिकल सिस्टम्स को डिस्क्राइब करती है। एक्चुअली धीरे धीरे हम शिफ्ट कर जाएंगे लैग्रांजियन मैकेनिक्स पर। तो ये एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स की खास बात कह सकते हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ड्रॉबैक कह सकते हो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स ओनली। ठीक, यहाँ भी ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बताया था इसमें ये सब कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स थे और कायदे से ये जो कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स थे इसमें वो कितने डायमेंशनल स्पेस में थे? 3n डायमेंशनल स्पेस में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल था वो सिंगल पॉइंट से जब डिस्क्राइब हो रहा था तो सिंगल पॉइंट के 3n कोऑर्डिनेट्स थे। ओके, अब हम इसे कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स को कुछ और तरह के कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक तो हो ही गए कार्टीजन कोऑर्डिनेट, जैसे अगर आप एग्जांपल लें तो हम पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनको, जिसमें हम एक रेडियल कंपोनेंट लेते हैं और एक थीटा लेते हैं, पोलर कंपोनेंट लेते हैं और आर और थीटा के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये आर और थीटा जो होते हैं ये कायदे से ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि ये वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं विच आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब अ सिस्टम एंड विच आर ऑल्सो satisfying the कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हॉलोनॉमिक कांस्टेंट अगर हमारी है, जैसे हमारी कांस्टेंट क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर या आर आई माइनस आर जे इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो जो हॉलोनॉमिक कांस्टेंट्स होती है वहां पर हम स्पेशल टाइप के कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ये कायदे में क्या है, उसके बाद बताएंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, हमने
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, शुरू में हमने आपसे ये कहा कि जो R1 है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3। जब चेंज कर लिया था इसको, तो हम क्या करें कि x1 को अप्रोक्सीमेट कर दें q1 से, x2 को अप्रोक्सीमेट कर दें q2 से, x3 को q3 से। ठीक है, और ऐसा करते करते फाइनली हम कितने कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाएं, Q3n लिख लीजिए आप इसको, या फिर Qn लिखिए। यहाँ पर हम कुछ नए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे Q1, Q2, Q3 से लेके Qn तक, वेयर n इज इक्वल टू 3n minus k if k is the number of constants। यानी क्या होगा, जो आपका r है, जो पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का, दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2, Q3 टू Qn एंड टाइम। कैसे पोजीशन, कैसे पार्टिकल की पोजीशन दिखाई, इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2, Q3 टू Qn। अब इस n को मैंने कहा कि दिस इज 3n माइनस k, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर आपके पास k कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में जो हमारे ओवरऑल 3n कोऑर्डिनेट्स थे वो 3n नहीं रह जाएंगे, बल्कि हम कुछ नए कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जो 3n माइनस k होंगे नंबर में। उनको हमने कस्टमरी नाम दे दिया q के फॉर्म में, क्योंकि इसको q के फॉर्म में ही बनाया जाता है, दिखाया जाता है। और ये कितने होंगे q, ये q कितने होंगे, ये 3n माइनस k होंगे नंबर में। अभी तक आपके पास कितने वेरिएबल्स थे, हमारे पास 3n वेरिएबल्स थे। तो कांस्टेंट का क्या फायदा हुआ, अभी हमने पिछली शीट पे बताया था कि कांस्टेंट मोशन का फायदा ये होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो घट जाते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स घट जाते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल देखिए घट गए, k माइनस हो गया, जितनी कांस्टेंट्स है उतना माइनस हो गया, और हमारे पास ये कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए Q1, Q2, Q3 टू Qn के फॉर्म में, जिसको हम और शॉर्ट में लिखते हैं Ri, Qj एंड टाइम। इस तरह लिखते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ a system of particle which may be represented in terms of these position coordinates. Q are representing the position coordinates, but the one thing is that these position coordinates are not necessarily the Cartesian coordinates. ये कुछ भी हो सकते हैं, ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, मोमेंटम के फॉर्म में हो सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटीज हो सकती हैं, एंगल हो सकते हैं, लेंथ्स हो सकती हैं, ये कुछ भी इनका फॉर्म हो सकता है। कोई इनकी डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि ये कैसे होंगे, ये कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो इस तरीके से हमारे पास ये क्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्यू जे जो है, दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अभी आप एग्जांपल्स में देखिएगा कि कैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिफाइन होते हैं। These are generalized coordinates। ठीक है, मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की, कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं ये जरूरी नहीं होता कि कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो। तो जब ये कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं है तो आप इनको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकते। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो ऑर्थोगोनल रेफरेंस फ्रेम होता है उसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपके जो कोऑर्डिनेट है वो मोमेंटम हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट आपके रोटेशनल वेलोसिटीज हो सकती हैं, आपके वेलोसिटी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी डिपेंड करेगा ये किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम पर कि हम किस तरीके के कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज कोऑर्डिनेट मानेंगे। अभी आप इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देखिए कि हम कैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। उससे पहले हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं
विच इज द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। रीजन क्या है कि दोनों बिल्कुल कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। पहले आप एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स था। सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स की वजह से हर पार्टिकल के तीन तीन कोऑर्डिनेट्स थे। अगर एन पार्टिकल है कुल मिला के, तो हमारा जो पूरा स्पेस बन गया वो 3n उसमें जाके टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बैठे। उनको हमने एक सिंगल नाम दे दिया, एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के हेल्प से सिंगल पॉइंट से डिस्क्राइब कर दिया। और उस सिंगल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो 3n कोऑर्डिनेट्स थे। अब हमने क्या किया, वो जो 3n कोऑर्डिनेट्स थे वो सब कार्टेशियन थे और हमारा प्लेन 3n डायमेंशनल प्लेन था। अब हमने उन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक और तरह के कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो खासियत थी वो ये कि ये जो ट्रांसफॉर्म किया, इनका नंबर कम है। इनका नंबर किसके हिसाब से कम हो गया? कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से कम हो गया। अगर शुरू में ये 3n थे नंबर में और k कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, तो अब ये 3n माइनस k रह गए हैं, कम हो गए ये। ठीक है, तो इस तरीके के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। और एक खास बात क्या है कि जो हमारे पहले कोऑर्डिनेट्स थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये जो नए कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो हमें कुछ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो कॉन्स्टेंट्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमारे मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। यहीं से एक डेफिनेशन आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अगर मैंने ये कहा कि 3n माइनस के कोऑर्डिनेट काफी हैं किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये जो काफी वर्ड है यानी कि सफिशिएंट, कितना नंबर है जो सफिशिएंट है, 3n माइनस के नंबर है जो सफिशिएंट है। तो ये जो नंबर है दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी मिनिमम नंबर ऑफ independent variables which are sufficient to describe a system, when mechanical system, without violating the constraint is called degree of freedom. यहाँ मैंने लिखा है ये मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम या फिक्स द पोजीशन ऑफ ए सिस्टम। जहाँ पोजीशन को फिक्स कर दे वो, ऐसे कितने कम से कम कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उनकी जो नंबर है वो कहलाता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ एक और चीज है, डायमेंशन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस किए थे तो हमारे कितना नंबर आ गया था? इतना नंबर आ गया था, ये है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनी? 3n माइनस के। और हमारा स्पेस भी कितने डायमेंशन का है? 3n माइनस के डायमेंशन का है। तो जितने डायमेंशन के स्पेस में कोई मैकेनिकल सिस्टम डिस्क्राइब होता है कम से कम नंबर में, वो जो डायमेंशन है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम टेल्स द टाइप्स ऑफ मोशन पॉसिबल। ये भी है कि कितने टाइप के मोशन है। अगर हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो यानी 2 टाइप का मोशन है। अगर हम कह रहे हैं 3 है तो यानी उस मोशन में 3 तरह का मोशन इन्वॉल्व है। और वो 3 तरीके के मोशन में हम कौन कौन से मोशन कहते हैं? मोशन 3 तरीके के मैकेनिकल सिस्टम के मोशन होते हैं। एक ट्रांसलेशनल होता है, एक रोटेशनल होता है, एक वाइब्रेशनल होता है। लेकिन जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ हम वाइब्रेशनल मोशंस को स्टडी नहीं करते, वो थर्मोडायनामिक्स में स्टडी होती है। तो हम 2 तरीके के मोशन, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशनल कौन सा मोशन होता है? जो मोशन आइदर जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, जेड के अलोंग हो, या किसी ओब्लिक लाइन के अलोंग हो, किसी मतलब एंगल पर हो, लेकिन हो स्ट्रेट लाइन में, वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन। और जो मोशन रोटेट करता है किसी एक्सिस के अबाउट, वो होता है रोटेशनल मोशन। तो हम इसमें ये बताते हैं कि कितनी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन हो सकता है, कितने तरह से रोटेशन हो सकता है, कितने एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के किस किस तरह का मोशन होता है, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता चलता है। ये इसका एडवांटेज है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उसके हिसाब से क्या फिर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। बिल्कुल एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। शुरू में मैं कुछ एग्जाम्पल्स में केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल।
यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टिकल। और हमने ये भी नहीं कहा कि इट इज मूविंग इन अ प्लेन या मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ नहीं ऐसा कह रहे हम। तो अगर मैं कह दूं फ्री पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सपोज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, तो भाई ये वो डायरेक्शन या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी या जेड एक्सिस होगी। तो ऐसे में यदि मुझे पोजीशन दिखानी है किसी पार्टिकल की, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? अगर वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट काफी है उसको दिखाने के लिए, तो क्योंकि वाई और जेड तो जीरो ही हो रहे हैं उसके। तो यहाँ पर हमारी डी ओ एफ क्या बनी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कितने कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए? दैट इज 1। अभी हमने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी बताता है कि कैसे टाइप का मोशन है। तो ये कैसे टाइप का मोशन है? एक ही स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक, यहाँ मैंने कहा मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, बस आगे कुछ नहीं, इन अ स्ट्रेट लाइन और ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, बस यहाँ हो गया मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल। नाउ दिस इज अ फ्री पार्टिकल विच इज समवेयर इन द स्पेस। मैं क्या करूंगी? एक 3 डायमेंशनल स्पेस बनाऊंगी। अब यदि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है तो नेचुरली ये कहीं पर भी है पार्टिकल, उसकी पोजीशन को मैं एक्स वाई और जेड से कह सकती हूँ कि हम एक्स वाई जेड से इसके पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। कितने कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, फ्री है वो पार्टिकल मूव करने के लिए। तो इसका डीओएफ कितना हो गया? 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, ये पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, और ये पार्टिकल जेड एक्सिस की। तो 3 तरह से ये मूव कर सकता है, 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 3 ही तरीके से ये मूव कर सकता है। अब यदि हम ये कहें कि कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, ऊपर कुछ नहीं था तो हमने स्पेस ले लिया था, अब मैंने एक पार्टिकल ले लिया, ये एक पार्टिकल है, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे कि इस पेपर पे मूव करने लगे। तो पेपर कैसा है? 2 डायमेंशनल शीट। कैसी है? 2 डायमेंशनल शीट है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल होगा, जब हम पार्टिकल को एक प्लेन में मूव कराएंगे तो ये हमारा प्लेन है, पार्टिकल की कहीं भी पोजीशन होगी। तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए? एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, एक एक्स के रिस्पेक्ट में और एक वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गया कि ये प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई। अब यदि हम ले लें एक डम्बल, ठीक, इसके मोशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कितने पार्टिकल्स, कितने वेरिएबल्स हैं विच आर सफिशिएंट टू डिस्क्राइब। अब देखिए डम्बल में क्या होता है, ये जो डम्बल है इसमें 2 मासेस होते हैं, इक्वल मासेस, ये m और ये m, और ये एक मासलेस रॉड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस डंबल को मैंने ऐसे बनाया क्योंकि वो तो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। ठीक, जैसे मैंने इस तरह से कोई ये ले लिया, यहाँ पर इसके 2 मासेस हैं, तो ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, और ये ऐसे भी जा सकता है। तो ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है आराम से। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रोटेशन भी कर सकता है, जो अभी हम देखेंगे कैसे। तो मैंने इसमें 3 डायमेंशनल स्पेस बनाया। अब देखिए, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स है, जिसमें जो पहला पार्टिकल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, वो हो जाएंगे x1
y1 और z1, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है। जो ये वाला है पार्टिकल, इसके हो जाएंगे x2, y2 और z2। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 6 तो कोऑर्डिनेट्स हो गए। 6, जैसे हम कहते हैं ना 3n, 3n कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। लेकिन ये एक डंबल है। डंबल का रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि वो एक रॉड से जुड़े होते हैं दोनों मासेस। रॉड से जुड़े हुए होने की वजह से दोनों मासेस का एक हमारे पास रिलेशन भी है। क्या है वो रिलेशन? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये जो लेंथ है, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज कांस्टेंट। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। इस रेस्ट्रिक्शन के वजह से एक माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये कितना आ गया? 5। इसका मतलब एक डंबल के मैकेनिक्स के लिए, डंबल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए? 5 चाहिए। अब जैसे हमने ये कहा ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये भी पता चलता है कि मोशन कितनी टाइप का होता है, तो मोशन भी 5 ही टाइप का हो रहा है। कैसे? मैंने आपको बताया ये जो डंबल है, ये जो डंबल है ये एक्स की डायरेक्शन में ऐसे करके जा सकता है, ये डंबल यूं ही क्यों ही वाई डायरेक्शन में जा सकता है, ये डंबल जेड डायरेक्शन में जा सकता है। दूसरा, ये एक डंबल है, ये सपोज एक्स डायरेक्शन है, तो ये ऐसे करके रोटेट कर सकता है। ये किसकी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? अगर मैंने ये y लिया है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? y है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह रोटेट कर रहा है। ऐसे ही अगर ये z एक्सिस है तो यहाँ पर ये z एक्सिस के अबाउट भी ऐसे रोटेट कर सकता है। लेकिन अगर ये x एक्सिस के ही अबाउट है तो x एक्सिस तो ये खुद ही है, तो इसके अबाउट तो ये कैसे रोटेट करेगा? ये नहीं रोटेट कर सकता। तो एक डायरेक्शन है x एक्सिस की जिसके अबाउट ये रोटेट नहीं कर सकता, y के अबाउट भी कर सकता है, z के अबाउट भी कर सकता है। तो इसमें 3 तो ट्रांसलेशन मोशन है और 2 रोटेशनल मोशन है। वही यहाँ पर 5 आ रहा है कि इसमें 5 नंबर ऑफ वेरिएबल सफिशिएंट रहेंगे इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग on a circle. This is moving on a circle, right? Circle fixed है, circle of radius r, ठीक है। अब सर्किल कहाँ होता है? सर्किल एक प्लेन में होता है। ये तो डंबल का है हमारा, ये डंबल का है। तो ये हमने एक सर्किल लिया, इस सर्किल पर कोई पार्टिकल है, तो मैंने यहाँ ले लिया कोई पार्टिकल, माना मैं यहाँ पर इस तरह से बना सकती हूँ इस सर्किल में। रेफरेंस फ्रेम मैंने ऐसे ले लिया, इसके सेंटर से जा रहा है। तो ये जो भी पॉइंट होगा इसको मैंने कह दिया एक्स वाई, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में। इसको यदि मैं मिलाती हूँ तो ये सर्किल की रेडियस हो गई आर, उसके हिसाब से ये बन गया एक्स और ये बन गया वाई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कितने चाहिए? 2 डिस्क्राइब करने के लिए। आर तो फिक्स्ड है, तो हमारे पास 3n जो बना यहाँ पर इस वाले केस में, वो 3n क्या बना? 2, ठीक। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये सर्किल पर मूव कर रहा है। तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, या एक्स और वाई और आर का रिलेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है? दिस इज वन रेस्ट्रिक्शन, दिस इज वन कॉन्स्टेंट। तो हमने 1 घटा दिया, 1 घटाने के बाद हमारे पास कितना बचा? 1। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कितने वेरिएबल्स इसको चाहिए? एक ही चाहिए, चाहे एक्स के रूप में कर लो चाहे वाई के रूप में कर लो। तो यहाँ पर केवल हमें एक ही चाहिए। यही अगर मैं ऑब्जेक्ट कहूँ मूविंग ऑन अ स्फीयर, ठीक है। सपोज मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्फीयर, ऑब्जेक्ट लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसा हम तभी बता सकते हैं जब हॉलोनॉमिक कांस्टेंट्स हो। तो स्फीयर जो होगा, अगर उस स्फीयर पर कोई पार्टिकल मैंने लिया है
तो नेचुरली इस स्फीयर में तो मुझे 3 डायमेंशन दिखाने पड़ेंगे, ठीक। और 3 डायमेंशन में जब यदि मैंने ये पोजीशन ली है इसकी, तो ये पोजीशन कैसे मिली, एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट से मिली। तो 3n मेरा क्या हो गया, एक्स वाई और जेड, सॉरी 3n इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास, 3 आ गए ना, 3। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये स्फीयर पर मूव करता है, स्फीयर का कुछ रेडियस होगा, सपोज स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो हमारी रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये इसी में मूव कर रहा है, ठीक। एक रेस्ट्रिक्शन होगी तो एक ही माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 टाइप का मोशन होगा, ठीक है, दो तरह का मोशन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 2। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने वैसे पेंडुलम का आपको बता दिया था, फिर से देख लेते हैं। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में पेंडुलम 2 डायमेंशन में मूव करता है, ये पेंडुलम का फलक्रम है, ये इसका मास है, बॉब है, ये मास कहीं पहुंचता है, माना यहाँ पहुंचता है, तो मैंने इसको कोऑर्डिनेट दे दिए 2 डायमेंशन में एक्स और वाई। इसको मैंने मिलाया, तो क्योंकि ये फिक्स है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये भी एल होगा, और इसकी वजह से जब मैंने इसको एक्स और वाई नाम दिया है, तो ये एक्स हो गया, माना मैंने इधर एक्स एक्सिस लिया है, और ये वाई हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट तो कितने हैं, 2, 3n बराबर तो कितना है, 2 के, ठीक। और रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये एक ही रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास, तो डी ओ एफ क्या हो गई, 2 माइनस 1 यानी कि 1। अगर इसमें ये पूछा जाए कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इसको काफी है डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं आइदर एक्स और वाई, और इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इट इज थीटा। तो ये थीटा जो है सिंगल एक कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विच इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब यदि हम बात करें मोशन ऑफ यहाँ हमने 6 एग्जाम्पल ले लिए थे, सो दिस वन इज 7th, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, motion of a 3 particle system in space, ठीक है। तो स्पेस है तो 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। अब 3 पार्टिकल सिस्टम है, यानी एक पार्टिकल कहीं पर है, एक ये पार्टिकल है, और सपोज एक ये पार्टिकल है, इस तरह से 3 पार्टिकल्स हैं ये। इन तीनों पार्टिकल्स को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो नेचुरली इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 होंगे, एक एक्स की रिस्पेक्ट, तीनों डायरेक्शंस की रिस्पेक्ट, इसके भी और इसके भी, ठीक। टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, 9। 3n कितने के बराबर है यहाँ पे, 9 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे n को सॉल्व भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, डिवाइड करो, 3 ही आ रहा है, 3 नंबर ऑफ पार्टिकल है। इसमें अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्योंकि ये 3 पार्टिकल सिस्टम है और हमसे ये नहीं कहा ये डिफॉर्मेबल है, तो यानी जैसा सिस्टम है वो ही रहेगा, वो मूव करेगा जैसे भी मूव करेगा। तो इन दोनों के बीच की ये जो लेंथ है ये फिक्स हो गई, एक रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे लगा हुआ है। इन दोनों के बीच की लेंथ ये फिक्स हो गई, तो ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। इन दोनों के बीच की लेंथ ये फिक्स्ड हो गई, ये तीसरा रेस्ट्रिक्शन, जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 3 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास कितने आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। आप बहुत आराम से देख सकते हो कि 6 मतलब 6 टाइप का मोशन क्या होगा, 6 टाइप का मोशन ये होगा कि ये जो 3 बॉडी सिस्टम है ये पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है,
और ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो इसमें 3 टाइप का ट्रांसलेशनल मोशन और 3 टाइप का रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व है। अब यदि मैं कहूं कि ये तो 3 पार्टिकल सिस्टम था, अगर मैं कहूं कि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी फ्री टू मूव इन स्पेस, ठीक है, तो क्या होगा? जब भी हम रिजिड बॉडी कहेंगे तो हमें 3 पॉइंट ही मानने चाहिए। ये आपकी कोई ये रिजिड बॉडी है माना, तो रिजिड बॉडी में हम क्या करेंगे, 3, कोई से भी 3 पार्टिकल मान लेंगे, उसके कोई से भी 3 पार्टिकल। और क्योंकि ये रिजिड है तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन पहले ही आ गई। क्या रेस्ट्रिक्शन आए? ये डिस्टेंस फिक्स, ये डिस्टेंस फिक्स और ये वाली डिस्टेंस भी फिक्स, जैसे ये मूव करेगा। ओके। दूसरी बात, ये एक रिजिड बॉडी है जिसमें 3 कोई भी एनी 3 पार्टिकल हमने ले लिए, तो नेचुरली इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट, इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट और इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट, तो टोटल कोऑर्डिनेट तो हो गए 9। और ये 3 रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो 9 - 3, तो यहाँ पर भी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 6। ठीक है। हम एक इसमें कंडीशन लगा देते हैं, रिजिड बॉडी सिस्टम with one point fixed, एक पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया। ठीक, अब क्या होगा? ये कोई रिजिड बॉडी है माना, तो हमने 3, इसके कोई भी एनी 3 पार्टिकल्स ले लिए। ये कोई 3 पार्टिकल्स हो गए। नेचुरली इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 z2, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3 एंड z3। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? ये 9। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट फिक्स है, कोई सा भी ले लो, माना ये पॉइंट फिक्स है। फिक्स का क्या मतलब हो गया कि जो x3 है उसकी कोई फिक्स वैल्यू है, y3 की फिक्स वैल्यू है और z3 की फिक्स वैल्यू है। ये चेंज नहीं हो सकते, ये वहीं रहेगा जहां पर है। ठीक। दूसरा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो एक ये लेंथ फिक्स, ये लेंथ फिक्स और ये लेंथ फिक्स, 3 ये रेस्ट्रिक्शन हो गए। तो 3 तो ये है और 3 और रेस्ट्रिक्शन है, तो टोटल रेस्ट्रिक्शन कितनी हो गई? 6। यहाँ पर मैंने 6 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितने तरह का मोशन पॉसिबल है? यहाँ 3 ही तरीके का मोशन पॉसिबल है। ठीक, जब आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया तो आपका ट्रांसलेशन मोशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी रिजिड बॉडी तो एक जगह फिक्स हो गई। उस एक पॉइंट पे जहां से वो फिक्स हुई है, उस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट तो कर सकती है, लेकिन वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर 3 तरह का मोशन पॉसिबल है, या 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 3 ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है टू डिस्क्राइब दिस मोशन। ऐसे ही कई सारी सिचुएशंस आप बना सकते हो जिसमें कि आप ये पता कर सकते हो कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। ऐसा ही हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं कोनिकल पेंडुलम का। आप देखिए, ये कोनिकल पेंडुलम है एक। इस कोनिकल पेंडुलम में अच्छा, मुझे लगा कि ये मूव कर जाएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये कोनिकल पेंडुलम में क्या है, एक सेकेंड। ये यहां से अटैच्ड है, ठीक। ये इसका एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम प्लेन में ऐसे 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 घूमता है, एक प्लेन में घूम रहा है ये, ऐसे इस तरह से ये मूव कर रहा है। ठीक, जब ये इस तरह से मूव करता है पेंडुलम, तब हमें बताना है कि इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब हम थोड़ा थोड़ा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी डिसाइड करते हुए चलते हैं कि कैसे करेंगे। हमने क्या किया,
कि ऐसे देखो आप, इसकी एक ही पोजीशन है माना पेंडुलम की, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये इस तरह इस गोले में मूव कर रहा है, ये इसका मोशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे ये मूव कर रहा है। तो जो ये मूव कर रहा है ना, गोल गोल जो मूव कर रहा है, वो एक प्लेन है, जिस प्लेन में ये बॉब राउंड राउंड मूव करेगी, ठीक। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पेंडुलम है वो सपोज यहाँ पर कहीं था, यहाँ पर कहीं आ गया मूव करते करते, तो इस तरह से इसकी पोजीशंस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसको सेंटर पॉइंट ले लो, इसको मिला दिया मैंने, ये फिक्स है, सपोज दिस इज एल, ओके। तो यदि मैं इसको यहाँ पे मिलाऊं, यहाँ पे मिलाऊं, तो ये भी एल ही होगा, जो ऐसे फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है, ये फिक्स होगा एल, क्योंकि एक ऐसे करके ये आपका पेंडुलम है और ये इस तरह से एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो नीचे जो मूवमेंट है वो पूरा एक प्लेन में मूवमेंट है, ठीक है। यदि मैं ये कहूं कि ये जो एक्सिस जा रहा है इससे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये भी थीटा ही बनेगा, ये भी थीटा ही बनेगा, ठीक। और ये जो एक सर्किल सा ये डिस्क्राइब करेगा, ये जो सर्किल डिस्क्राइब करेगा, इसकी ये जो रेडियस होगी ये भी फिक्स होगी, ये आर है, ये जो रेडियस होगी ये फिर आर है, ठीक। तो यहां पर जो ओ बी, ये ए ले लो, ओ बी हमारा कितना है, ओ बी एल है, और इसको अगर मैं ओ डैश कहूं तो व्हाट इज ओ डैश बी, ओ डैश बी कितना हो जाएगा, ओ डैश बी इज आर, ये तो फिक्स है ना ओ डैश बी। एंड व्हाट इज दिस आर इन टर्म्स ऑफ एल, इट इज एल, क्योंकि ये 90 डिग्री बना है, तो ओ बी इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। यहां पर ये आपका इस एंगल की अगर मैं बात करूं, मैंने इसको कह दिया फाई, तो ये दो एंगल है, देखो जो ये थीटा एंगल है, थीटा क्या डिटरमिन कर रहा है, थीटा ये बता रहा है कि ये जो पेंडुलम है ये मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस, सो थीटा इज डिटरमिनिंग, थीटा डिटरमिन्स theta determines the stretch, how far the determines how far the bob may stretched out. अब ये फाई क्या बता रहा है, ये जो एंगल मैंने कहा है ना ये फाई होगा, ये फाई ये बता रहा है, फाई इज डिटरमिनिंग दैट जो बॉब है वो सर्किल पे कहाँ है, डिटरमिन्स द पोजीशन ऑफ बॉब ऑन द सर्किल, ठीक।
ऑन द सर्किल। तो और L जो है, L तो फिक्स्ड है। आपके जो कोऑर्डिनेट हुए वो क्या बने, L, फाई और थीटा। मैं यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रही, हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो R, फाई और थीटा 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें R फिक्स है। तो कौन से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बने इसके? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए, फाई एंड थीटा। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो गया, 2। फाई और थीटा सफिशिएंट है डिस्क्राइब करने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 तो ये कोऑर्डिनेट थे और एक ये रेस्ट्रिक्शन था, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू। ठीक, ऐसे ये बना दिया हमने कोनिकल पेंडुलम का। अगर हम ऐसे ही स्फेरिकल पेंडुलम की बात करें तो चलिए मैं यहाँ पर पहले ड्रॉ कर देती हूँ स्फेरिकल पेंडुलम। स्फेरिकल पेंडुलम में क्या होगा कि जो आपका पेंडुलम है वो जो मोशन करेगा वो एक, मतलब जैसे आपका ये पेंडुलम है ना, तो ये पेंडुलम ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा। इस तरह से ये हर तरफ, हर डायरेक्शन में एक स्फीयर के अंदर अंदर मूव करेगा, ये ऊपर भी जाएगा ऐसे। तो ये होता है स्फेरिकल पेंडुलम। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ कि इसको स्ट्रेट नहीं लेते हैं, थोड़ा सा और तरह से बनाते हैं, जरा ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे ले लेते हैं, ये सपोज x है, ये y है और ये z है। ठीक, अब आपका जो पेंडुलम था, पेंडुलम का जो बॉब था वो सपोज यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद वो बॉब यहाँ कहीं आ गया। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर था और यहाँ कहीं आ गया, तो जो z था उसका z डैश बन गया। ठीक है, और इसको कोई नाम दे देते हैं कि सपोज दिस एंगल इज फाई। कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो x है ये भी मूव कर जाएगा और ये बन जाएगा x डैश। ठीक है, जैसे ये फाई था ऐसे ही ये भी एंगल क्या बनेगा, फाई। ठीक, आपका पेंडुलम का बॉब यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, वो मूव कर रहा है, इस स्फीयर के ऊपर मूव कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया पहले, थोड़ा सा गलत बन गया ये। ठीक है, तो सपोज दिस इज L। ठीक, इस L का ये एंगल हो गया थीटा, और इसका जो डायरेक्शन होगा ना थीटा का वो ये होगा, क्योंकि ऐसे करके जा रही है। अब इस L का जब मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन लूंगी, y एक्सिस पर जब मैं इस L का प्रोजेक्शन लूंगी, इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन लूंगी, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और ये O। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन जब मैं OE पर लूंगी तो क्या आएगा, इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ EA ऑन y एक्सिस। इस एक्सिस पर क्या आएगा प्रोजेक्शन, इट विल बी L
कॉस थीटा, लेकिन ये y की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हमारे पास y कितना आ गया माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन जब हम x डैश एक्सिस पर लेंगे, ऑन x डैश एक्सिस, then it will be L sin थीटा, ये वाला, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा L sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस पर। इस x एक्सिस पर हमने प्रोजेक्शन लिया तो वो ये बना, प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस है ना, तो प्रोजेक्शन क्या आया, OB इज OB। OB क्या है, x इंटरसेप्ट, OB x इंटरसेप्ट है, तो x कितने के बराबर हो जाएगा, L साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, देख लेते हैं इसको, कॉस फाई होगा कि साइन फाई होगा। ये बना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना, ये है L साइन थीटा, ये L साइन थीटा है। तो हमें चाहिए ये वाली दूरी, ये x है, ये x, ये x है। ठीक, ये 90 डिग्री है, ये x है, तो L साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ये L साइन थीटा कॉस फाई बनेगा। और इसको यदि मैं इससे मिला दूं, जैसे मैंने x एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिया, ऐसे ही मुझे लेना है इसका प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस। ठीक, तो ये कैसे बनता है, हमेशा इसके पैरेलल एक लाइन खींचो, ये एक लाइन हो गई इसके पैरेलल, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये बना प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस, और इसकी डिस्टेंस हो गई z। सो प्रोजेक्शन ऑफ OA ऑन z एक्सिस, इस डायग्राम को आप दोबारा से ठीक से समझिएगा अपने आप। तो ये नेगेटिव z डायरेक्शन में है, सो इट इज z इज इक्वल टू माइनस L साइन थीटा साइन फाई। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, देखिए कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, x है, y है, z है, थीटा एंगल है, फाई एंगल है। इस तरह से हमारे पास ये 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन 5 कोऑर्डिनेट्स के साथ रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, एक ये रेस्ट्रिक्शन है y के फॉर्म में, एक ये रेस्ट्रिक्शन x के फॉर्म में, और एक ये रेस्ट्रिक्शन है। तो 5 - 3 कितना आया, बेसिकली जो थीटा है और जो फाई है, these two are generalized coordinates and 2 is the degree of freedom। DOF क्या बनी इसकी, 2। ठीक, ऐसे ही आप काफी सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ये स्फेरिकल पेंडुलम है, आप एक स्फीयर पर कोई पार्टिकल है, उसके लिए इक्वेशंस निकाल सकते हो। कोई पार्टिकल अगर किसी रॉड पर है, उसके लिए निकाल सकते हो। अब आप इसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशंस बना करके और फिर उनमें देखिएगा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है और क्या अच्छा ये अब आ गया है, देखिए स्फेरिकल पेंडुलम का, देखिए आप ध्यान से कैसे ये मूव करता है। देख रहे हैं आप, ये दिस इज द मोशन ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम। ये सब जो स्फीयर का बाहर का सरफेस है ना, स्फीयर के बाहर के सरफेस पर ये इसके वो बनता चला जा रहा है, पाथ जो बन रहा है वो सरफेस
मतलब एक हॉलो मान लो आप, उसके अंदर 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 ऐसे करके पाथ डिस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, अब आप कुछ अपने आप से निकालिएगा, जैसे कि डबल पेंडुलम, इसका निकाल के देखिएगा क्या होता है ये डबल पेंडुलम, और इसका क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इसके क्या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे। ऐसे आप निकाल सकते हैं बीड मूविंग ऑन ए वायर। इसमें एक सिचुएशन ले सकते हो, वायर इटसेल्फ इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वायर कैसा है, वायर इज मूविंग with constant velocity। खाली वायर भी ले सकते हो, एक सिचुएशन जिसमें खाली वायर हो। एक और सिचुएशन ले सकते हो, ए बॉक्स sliding on a slope, not sliding, a box moving on a slope। एक सिचुएशन आप ले सकते हो, व्हील मूविंग इन अ प्लेन। तो ऐसे ऐसे आप अलग अलग मैकेनिकल सिचुएशंस कंसीडर करके ये निकाल सकते हैं कि उसका क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और क्या उसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, so this is all about this lecture. In this lecture we have learnt about uh, configuration space, we learnt about generalized coordinates, and we learnt about degree of freedom. Configuration space is the space in which a system of particle is represented with the help of a single point at some specific time. Okay, generalized coordinates are the unconventional coordinates which are sufficient to describe a system without violating the constants. These are unconventional, these are not necessarily Cartesian, these may be of any type of coordinates having any dimensions. And then degree of freedom is the minimum number of independent coordinates which are sufficient to describe a system without violating the constants. These are the three concepts which we have studied in this lecture. Thank you.